हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनिशियल लर्निंग में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे थे और हम ज्वालामुखी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, ज्वालामुखी क्यों आते हैं और ज्वालामुखी के जब फटते हैं तो उनके द्वारा जो निर्मित बाह्य आकृतियाँ होती हैं उनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इसमें पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो आंतरिक स्थल रूप होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। उसमें देखेंगे कि जब ज्वालामुखी धरती के बाहर नहीं निकलता है और अंदर ही ठंडा हो जाता है पृथ्वी के अंदर, तो उसके द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं उनके विभिन्न नाम होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। देखिए, इसमें लिखा है कि द लावा डेट इज़ रिलीज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक, यानी कि जो लावा निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा, वो जब ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान के रूप में बदल जाता है। द कूलिंग में टेक प्लेस आइदर ऑन रीचिंग द सरफेस और फ्रॉम द इनसाइड, यानी कि जो ठंडे होने की प्रक्रिया है ये सरफेस पर भी हो सकती है और सरफेस के अंदर भी हो सकती है। उसमें पहली हमारी जो आकृति है वो है बैथोलिथ। देखिए, हम समझेंगे कि बैथोलिथ क्या होता है। देखिए, अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल डेट कूल्स इन द डीपर डेप्थ इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम, यानी कि अगर मैग्मा के द्वारा ज्वालामुखी निकला, मैग्मा निकला यहाँ से और फिर निकल के वो वहीं पे जाके कहीं ठंडा हो गया, यानी ठंडा होकर गुंबदनुमा संरचना अगर कहीं बना लिया, मैग्मा यहाँ से निकला और गुंबदनुमा संरचना बना, डोम टाइप संरचना बना लिया, तो वो हमारी जो आकृति होगी वो हमारी बैथोलिथ कहलाएगी। दीज आर ग्रेनाइट बॉडीज, यानी ये ग्रेनाइट बॉडीज कहलाती हैं। दीज दे समटाइम अपीयर्स ऑन द अर्थ सरफेस व्हेन द डेनुडेशन प्रोसेस रिमूव द सरफेस, यानी कभी कभी जब अर्थ की जो डेनुडेशन यानी अपरदन प्रक्रिया होती है तो उसके द्वारा भी हमें अर्थ की सरफेस पे ये दिख जाती हैं। तो बैथोलिथ क्या होते हैं? मैग्मा जब निकलता है और वहीं पे निकल के कहीं पे गुंबदनुमा संरचना बना के कहीं ठंडा हो गया तो वो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो बैथोलिथ कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लैकोलिथ। देखिए, लैकोलिथ क्या होता है? जैसे हमने बैथोलिथ के बारे में पढ़ा वैसे लैकोलिथ भी बैथोलिथ की तरह ही होता है, बस इसमें अंतर ये होता है कि जो बैथोलिथ होता है वो लावा जहाँ से निकला वहीं पे जाके तुरंत ठंडा हो जाता है और गुंबद संरचना बना लेता है, जबकि जो लैकोलिथ होता है ये ऊपर जाके एक डक्ट के यानी कि पाइप के माध्यम जुड़ा होता है और ऊपर जाके कहीं ठंडा होता है, लेकिन ये उसी तरह से आकृति डोम से ये भी बनाता है, तो ये लैकोलिथ कहलाता है। लिखा है द लार्ज डोम शेप्ड एक्सट्रूसिव बॉडीज विद लेवल बेस एंड पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम बिलो, यानी कि पाइप लाइन कंडक्ट के द्वारा ये नीचे से जुड़ा हुआ होता है। रिजेंबल ए कंपोजिट वॉल्केनो स्ट्रक्चर बट बीनीथ द अर्थ, ये कर्नाटक प्लेटू में भी आपको ये दिखते हैं लैकोलिथ। नेक्स्ट है हमारा लेपोलिथ। क्या होता है? देखिए, लेपोलिथ में बहुत ही में कुछ अलग चीज़ नहीं है, इसमें जो ये अर्थ नहीं कॉन्क्यू टू स्काई होते हैं, यानी कि जैसे आप बैथोलिथ और लेपोलिथ के बारे में देखे थे तो वो ऊपर की तरफ खुले हुए थे गुंबदनुमा, बस ये होते हैं कि ये तस्तरी के बाद उल्टे होते हैं, तो ये हमारे लेपोलिथ होते हैं। ये भी पाइपलाइन कंडक्ट के बाद जुड़े होते हैं लेकिन ये तस्तरी के बाद होते हैं इस तरह से, और ये कॉन्क्यू टू स्काई होते हैं। तो इस तरह से जो आकृतियाँ बनती हैं वो लेपोलिथ कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा है फैकोलिथ। देखिए, फैकोलिथ आप याद करें कि फेंकने की, जिस तरह से फेंकी जाती हैं चीज़ें तो लहरदार तरीके से, अगर ट्रिक्स याद कर लें तो फैको को मतलब फेंकने से है तो फेंकी जाती हैं तो वो लहरदार हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से अगर लावा का जमाव लहर के रूप में हो जाता है कहीं चट्टानों में अंदर ही, तो वो फैकोलिथ हमारी संरचना कहलाती है। लिखा है द वेवी मटेरियल विच हैव ए डिफिनाइट कंडक्ट फ्रॉम सोर्स बिनी, यानी इस तरह से लावा कहीं निकला और जाके वेवी मटेरियल के रूप में आगे किसी से जाके कहीं पे इस तरह से कहीं जम गया तो वो हमारा फैकोलिथ स्ट्रक्चर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है सीट एंड सिल्स। देखिए, सीट एंड सिल्स क्या होते हैं? दे आर नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी आग्नेय चट्टानों के द्वारा जो बनी हुई ये हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती हैं। थिनर वन आर कॉल्ड एज सीट एंड वाइल थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट आर कॉल्ड स्लिंग, यानी कि जो पतली आकृतियाँ बनती हैं उन्हें हम सीट कहते हैं और जो मोटी होती हैं उन्हें हम सिल्स कहते हैं। जैसे इस प्रकार से ये लावा निकला, यहाँ पर मैग्मा निकला यहाँ से निकल के और इस तरह से हॉरिजेंटली जम गया, तो ये जो हमारी जो जमाव हुआ मैग्मा का, इसे हम सीट या सिल्स के रूप में कहते हैं। जिनमें सीट क्या होती है? जो पतली अगर पट्टी जमती है तो सीट कहते हैं, अगर मोटी जमती है तो उसे हम सिल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डाइक। देखिए, डाइक क्या होता है? डाइक सीट और सिल की तरह ही होता है, बस ये क्या है, ये वर्टिकली होता है यानी कि परपेंडिकुलर होता है, और वो जो सीट सिल होते हैं वो हॉरिजॉन्टली होते हैं। लिखा है व्हेन द लावा कम्स आउट फ्रॉम क्रैक्स एंड फिशर दे सॉलिडिफाई ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड
टू फॉर्म वॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डाइक, यानी कि वॉल की तरह से ये परपेंडिकुलर होते हैं तो वो हमारे डाइक कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार से निकली यहाँ पे मैग्मा निकला यहाँ पे और इस तरह से लंबे लंबे हॉरिजॉन्टली ये जम गया, ये हमारा डाइक के फॉर्म में कहलाया। ये महाराष्ट्र रीजन में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखियों का वितरण क्या होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो कहाँ पर है। देखिए इसमें 3 प्रकार से ज्वालामुखियों का वितरण हम पढ़ते हैं। इसमें पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर एक है, दूसरा मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट और तीसरा है अफ्रीकन रिफ्ट वैली बेल्ट। तो इसमें हम एक के बाद एक हम इसको पढ़ेंगे। देखिए पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर, देखिए सरकम पैसिफिक बेल्ट यानी कि रिंग्स ऑफ फायर, इसमें जो ज्वालामुखी का देखेंगे वितरण तो जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं वो विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलते हैं, यानी जहाँ पर प्लेट टकरा रही होती हैं दूर जा रही होती हैं, ज़्यादातर ज्वालामुखी और भूकंप जो है वो हमारे वहीं मिलते हैं। और विश्व के जो ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग, यानी कि विश्व के ज्वालामुखियों का 2/3 भाग जो होता है वो इसी बेल्ट में मिलते हैं, यानी कि यही प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों और समुद्र द्वीप के सहारे यहाँ पे मिलता है। इसे अब जो यहाँ पे इतने ज्वालामुखी पाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं विस्फोट होता रहता है, इस पूरे क्षेत्र को हम रिंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं, यानी कि आग का गोला, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा ज्वालामुखी आते रहते हैं। यह पेटी जो है वो अंटार्कटिका के माउंट एरेबस से शुरू होती है। यह अंटार्कटिका के माउंट एरेबस से शुरू होकर ये दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत को फॉलो करती है, उसके बाद ये उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वत को फॉलो करती है, उसके बाद ये अलास्का से फॉलो करती है, फिर रूस, फिर जापान, फिर फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए ये मध्य महासागरीय पेटी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो परिप्रशांत पेटी है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं और विश्व का लगभग 2/3 भाग यहाँ पे ज्वालामुखी यहीं पे मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। देखिए प्लेट विवर्तनी के आधार पर ही हम ज्वालामुखी क्षेत्रों की व्याख्या करते हैं, क्योंकि यही हमारा सबसे मान्य जो है, इसमें सबसे ज़्यादा मान संकल्पना है कि जहाँ जहाँ प्लेट विवर्तनी घटनाएं होती हैं यानी प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि होती हैं, ज्वालामुखी वहीं आते हैं। और ये माना जाता है कि 80% जो ज्वालामुखी होते हैं वो यहीं प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि विनाशात्मक प्लेटों के किनारे पर ही आते हैं। जिसमें मध्य महासागरीय जब हम पेटी की बात करते हैं तो इस मेखला के जो अधिकांश ज्वालामुखी होते हैं ये भी विनाशात्मक प्लेटों के किनारे आते हैं, और क्योंकि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन और इंडियन प्लेट का अभिसरण किया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जो एक शाखा है वो अफ्रीका के भूमध्य घाटी और दूसरी शाखा स्पेन से होकर निकल जाती है, यानी कि इधर अगर स्पेन देखेंगे तो भूमध्य सागर इधर यहाँ पे इटली होके हुए यहाँ से निकल जाती है। इसमें मैप में इधर इस साइड में पड़ेगा तो वहाँ से होकर निकल जाती है। तो जो इसकी एक शाखा है वो अफ्रीका की भूमध्य घाटी, यानी यहाँ पे भूमध्य घाटी है, यहाँ से होते हुए ये निकल जाती है और स्पेन इटली होते हुए काकेसस व हिमालय की ओर बढ़ते हुए दक्षिण की ओर होकर ये बाद में यही प्रशांत जो आपकी महासागरीय पेटी है यहीं पर आकर मिल जाती है। जैसे पिछली इमेज में हमने देखा था तो हमारा जो मिड वर्ल्ड माउंटेन में उसमें बताया गया था मिडेरियन बेल्ट, ये हमारी मिडेरियन बेल्ट ये होती है, आपको बताया ये हमारी मिडेरियन बेल्ट होती है जो आगे जाकर हमारी प्रशांत पैसिफिक बेल्ट से मिल जाती है। इसमें जो हमारे जो ज्वालामुखी जो होते हैं जो मेनली ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, वेसुवियस और एटना, यही सब हमारे भूमध्य सागर के पास के जलाशय हैं जो मिड वर्ल्ड माउंटेन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंतर्गत आते हैं हमारे। फिर हमारा नेक्स्ट है अफ्रीकन रिफ्ट वैली बेल्ट। देखिए ऐसा बताया जाता है कि जो अफ्रीका का जो हमारा महाद्वीप है यहाँ पे भी रिफ्ट वैली पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो मोजाम्बिक से होकर जो यहाँ पे एक बहुत गहरी खाई है जहाँ पर अनेक लेक और लेकों का निर्माण हो गया है और काफ़ी यहाँ पे गहरी खाई है, तो ऐसा माना जाता है कि ये भी एक बेल्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ज्वालामुखी भी हैं और कई सारे यहाँ पे लेक्स पाई जाती हैं, जो इस बात का उदाहरण है कि यहाँ पे ये रिफ्ट वैली है। और ये रिफ्ट वैली जो होती है भूमध्य सागर से होकर ये लेक ऑफ अकाबा, सी ऑफ अकाबा और फिर जॉर्डन से होकर ये आगे ऊपर निकल जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि लावा डार्ट, ज्वालामुखी ग्रीवा एंड डायट्रम क्या होता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके बारे में जानना होगा। देखिए यदि ज्वालामुखी संघ का विवर ज्वालामुखी लावा से भर जाए, यदि ज्वालामुखी संघ का विवर यानी कि जो छेद होता है वो ज्वालामुखी लावा से भर जाता है तो इसे हम ज्वालामुखी प्लग या लावा डार्ट कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी प्लग या लावा डार्ट कहते हैं। यदि नलिका में जमा हुई लावा पट्टी और जो नलिका में जो जमा हो जाता है जो ज्वालामुखी का लावा, उसे हम ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं। उस क्या कहते हैं, हम ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं। और इन दोनों को ही संयुक्त रूप से अगर बात करें, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम डायट्रम कहते हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, डायट्रम कहते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको में शिप रॉक डाइट्रम का उदाहरण है, और जबकि इसी प्रांत में ब्लैक हिल्स व डेविल टावर ज्वालामुखी ग्रीवा के उदाहरण हैं। ये सभी स्थल रूप ज्वालामुखी के शांत होने की क्रम में निर्मित, यानी जब ज्वालामुखी शांत हो रहा होता है उस समय ये सारी चीज़ें बनती हैं। यानी कि कभी व्यूअर में ज्वालामुखी का लावा भर गया तो उसे ज्वालामुखी प्लग वहाँ पे बन गया, और नलिका में अगर जम गया तो ज्वालामुखी ग्रीवा कहलाई, और दोनों को संयुक्त रूप से हमने डाइट्रम कहा। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि गीजर या उपोष्ण क्या होते हैं। देखिए, ये गर्म जल के ऐसे स्रोत होते हैं जहाँ समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं। गर्म जल के झरनों से यह भिन्न है क्योंकि इसका ज्वालामुखी क्रिया से अनिवार्य संबंध होता है। गीजर का सबसे अच्छा उदाहरण अगर की बात करें तो वो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर व एक्सेलसियर गीजर है। आइसलैंड का ग्रैंड गीजर भी प्रसिद्ध है। यानी कि गीजर क्या होते हैं, जहाँ पे गर्म जल की फुहारें इस तरह से निकलती रहती हैं तो उनको हम गीजर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे धुआंरे क्या होते हैं, यानी कि फ्यूम रोल्स क्या होते हैं। देखिए, ज्वालामुखी क्रिया की ये अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इनसे गैस और जलवाष्प निकला करती है। यानी कि जिस प्रकार से हमने उसमें देखा था कि गर्म जल निकल रहा था, उसकी बजाय यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ गैस और जलवाष्प निकला करती है। ये गंधक युक्त धुआंरों को हम सोलफ तारा भी कहते हैं। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआंरों की घाटी कहते हैं। यानी इतने ज़्यादा यहाँ धुआंरे निकलते हैं कि इन्हें 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से ही, अलग नाम से ही संबोधित किया जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा तथा न्यूजीलैंड की प्लेंटिक खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे इसी प्रकार हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल इनिशियल लर्निंग को सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।